नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपकी अपनी सीडीपी की क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने कल वंशानुक्रम पूरा पढ़ के खत्म कर दिया। वंशानुक्रम के सारे सिद्धांत, वंशानुक्रम पे किए गए सभी प्रमुख अध्ययन, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके पहली वाली क्लास में हम लोगों ने जाना था कि क्या होता है वंशानुक्रम, क्या होता है वातावरण। वंशानुक्रम पे हम लोग डिटेल चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे वातावरण पे। तो वातावरण पे बात करने सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या होता है वातावरण। सिंपल सी एक परिभाषा इसकी ऐसे लिखेंगे हम लोग, हमारे आसपास हमारे आसपास पाए जाने वाले हमारे आसपास पाए हमारे आसपास पाए जाने वाले हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी जैविक जिसको आप लोग बायोटिक बोलते हो, सभी जैविक व अजैविक तथ्य, सभी हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी जैविक व अजैविक तथ्य वातावरण का निर्माण करते हैं। मतलब हमारे आसपास जो भी जैविक, बायोटिक और एबायोटिक, मतलब जो जीवित है, मृत है, वो सब कुछ, मतलब हवा, पानी, मिट्टी, बादल, सूर्य, जो कुछ भी है, ये सब मिलके, ये कंप्यूटर, ये मॉनिटर, ये लाइट, ये कपड़ा, ये पेड़, मतलब जो कुछ भी आपकी आंखों से दिख रहा है, ये सब क्या है? ये सब हमारे पर्यावरण का निर्माण कर रहे हैं, वातावरण का निर्माण करते हैं। ये हो गई आपकी सिंपल सी परिभाषा वातावरण की। इसके बाद हम लोग को देखना क्या है? हम लोग को देखना है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। हमारे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो बनेंगे वातावरण के प्रमुख सिद्धांतों से। वातावरण के प्रमुख सिद्धांत में हम लोग पहला सिद्धांत जो लेने वाले हैं, हेडिंग बनाइएगा वातावरण के प्रमुख सिद्धांत। वातावरण के प्रमुख सिद्धांत। वातावरण के प्रमुख सिद्धांतों में हम लोग को देखना है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत आता है वो आता है आपका उत्तम जीविता का सिद्धांत। उत्तम जीविता का सिद्धांत मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको हम लोग द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उत्तम जीविता का सिद्धांत को इंग्लिश में या अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उत्तम जीविता का सिद्धांत आप सभी कहीं ना कहीं बायो में परिचित होंगे, बायो में पढ़ रखे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत रहता है उत्तम जीविता का सिद्धांत। किसने दिया है? सब लोगों को कमेंट करके बताना है किसने दिया है, कमेंट करके बताना है सब लोगों को। मुझे नहीं पता कि किसने दिया है उत्तम जीविता का सिद्धांत। यहां पे जब आप लोग बताओगे, कमेंट करके बताओगे, कमेंट में सबसे मुझे उम्मीद है कि उत्तम जीविता का सिद्धांत किसने दिया, ये चीज मुझे यहीं पे पता चलेगी, तब मैं आप जान पाऊंगा कि किसने दिया है उत्तम जीविता का सिद्धांत। फिर मैं यहां पे आके लिखूंगा कि उत्तम जीविता का सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, तो कमेंट करना है उत्तम जीविता का सिद्धांत किसने दिया है, कहां दिया है ये सिद्धांत। मैं आपको बता दे रहा हूं कि कहां पे दिया है। जो उत्तम जीविता का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को किसने? उन्होंने, अभी आपने नहीं बताया। इस सिद्धांत को उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इस किताब को याद रखिएगा कि ये किसकी किताब है। आप लोगों ने जिसका नाम अभी बताया होगा उसी की किताब है। इस सिद्धांत को उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रकाशित किया। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रकाशित किया। उन्होंने अपना यह सिद्धांत अपनी प्रसिद्ध पुस्तक
द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रकाशित किया। इस किताब का, ये किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस किताब को कभी भूलना नहीं है, इस किताब का नाम याद रखना है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि वही लोग इनके अनुसार वही लोग इनके अनुसार वही लोग खुद को वातावरण में जीवित रख सकते हैं, खुद को वातावरण में जीवित रख सकते हैं, जो खुद को यहां मतलब हमारे समाज में, हमारे वातावरण में, हमारी धरती पे जो खुद को यहां रहने के लिए उपयुक्त बनाते हैं, मतलब जो फिट होगा वही रहेगा, उपयुक्त बनाते हैं। इनके अनुसार वही लोग खुद को वातावरण में जीवित रख सकते हैं जो खुद को यहां रहने के लिए उपयुक्त बनाते हैं, जो खुद को यहां रहने के लिए उपयुक्त बनाते हैं, वही लोग यहां पर रह सकते हैं, ऐसा कहना था इनका। अब आप लोग बता दीजिए कि किसने कहा था। चलिए मैं बता देता हूं आपको, ये कहा था चार्ल्स डार्विन ने। तो उत्तम जीविता का सिद्धांत किसने दिया है? उत्तम जीविता का सिद्धांत किसने दिया? आपको पता चल गया, चार्ल्स डार्विन ने। तो उत्तम जीविता का सिद्धांत दिया किसने? चार्ल्स डार्विन ने दिया। इस सिद्धांत को उन्होंने, यानी कि चार्ल्स डार्विन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रकाशित किया। उनके अनुसार वही लोग खुद को वातावरण में जीवित रख सकते हैं जो खुद को यहां रहने के लिए उपयुक्त या अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं, मतलब यहां रहने के लिए जो खुद को उपयुक्त बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमको पॉइंट देखनी है वो ये है कि यह सिद्धांत कब आया, मतलब सिद्धांत कब आया। तो सिद्धांत आया था पुस्तक में, और पुस्तक कब आई ये जानना है। तो यह पुस्तक 1859 में आई, यह पुस्तक 1859 में आई। तो यानी कि सिद्धांत कब आया? 1859 में। इस सिद्धांत को, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इस सिद्धांत को द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नाम से भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत को द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। डार्विन कैसे थे? तो डार्विन प्रकृतिवादी थे, डार्विन प्रकृति को ही सब कुछ मानते थे। उनका कहना था कि इंसान कैसा होगा, ये पूरा का पूरा जो खेल है ये प्रकृति पे निर्भर करता है। अब प्रकृति कहां होती है? जो वातावरण होता है इसी में प्रकृति होती है। तो यानी कि सब कुछ वातावरण पे निर्भर करता है। हमारे अंदर जो भी क्वालिटीज आती हैं ये कहां से आती हैं? तो ये वातावरण से आती हैं। डार्विन प्रकृतिवादी थे। नेक्स्ट जो हम लोग को जानना है, ठीक है, वो है अर्जित गुणों के वितरण का नियम। इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए अर्जित गुणों के वितरण का नियम। आप लोग इसके पहले जब आप लोग वो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? वंशानुक्रम। तो वहां पर भी आप लोगों ने इसको पढ़ा था, अर्जित गुणों के, जो जिसने वहां दिया था उसी ने यहां पर भी दिया है। अर्जित गुणों के वितरण का नियम, अर्जित गुणों के वितरण का नियम, अर्जित गुणों के वितरण का नियम किसने दिया था? पिछली क्लास जिसने भी पढ़ी होगी उसको अच्छे से पता होगा। तो तुरंत कमेंट करके बताइए कि अर्जित गुणों के वितरण का नियम किसने दिया है। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था अर्जित गुणों के वितरण का नियम किसने दिया है।
चलिए क्या कहता है अर्जित गुणों के वितरण का नियम, इसको समझते हैं हम लोग। अर्जित गुणों के वितरण का नियम कहता है कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसके अंदर जो भी क्वालिटीज ट्रांसफर होती है, उसके अंदर जो भी क्वालिटीज ट्रांसफर होती है वो कहां से मिलती है, वो हमको हमारे वातावरण से ही मिलती है। मतलब इसको लिखते हैं हम लोग वंशानुक्रम में उन्हीं गुणों की प्राप्ति होती है, मतलब जो जीन्स होते हैं वो उन्हीं गुणों को ले जाते हैं। वंशानुक्रम में उन्हीं गुणों की प्राप्ति होती है, उन्हीं गुणों की प्राप्ति होती है जो वातावरण के द्वारा अर्जित किए गए हैं, जो वातावरण से अर्जित, जो वातावरण से अर्जित किए गए हैं, जो वातावरण से अर्जित किए गए हैं। ठीक है, तो यह है अर्जित गुणों के वितरण का नियम। वंशानुक्रम में उन्हीं गुणों की प्राप्ति होती है जो वातावरण के द्वारा अर्जित किए गए हैं। अर्थात नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेंगे, अर्थात जो गुण जीन्स अगली पीढ़ी तक ले जाएंगे, अगली पीढ़ी तक ले जाएंगे, अर्थात जो गुण जीन्स अगली पीढ़ी तक ले जाएंगे वे हमें वातावरण से प्राप्त होते हैं। अर्थात जो गुण जीन्स अगली पीढ़ी तक ले जाएंगे वे हमें वातावरण से प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये रहा अर्जित गुणों के वितरण का नियम। अर्जित गुणों के वितरण के नियम में किसने दिया था, आप लोगों के कमेंट मिल गए हैं, तो इसको दिया था लैमार्क ने, लैमार्क। वहां आपने इनका एक नियम अर्जित गुणों के वितरण का नियम आपने आनुवंशिकता में भी पढ़ा, हेरिडिटी में, और अब फिर से मिला है हमें वातावरण में कि हमारी जो क्वालिटीज होती हैं, इन्होंने कहा हमारी जो क्वालिटीज होती हैं वो जाति तो हेरिडिटरी है, मतलब आनुवंशिकता के कारण ही क्वालिटीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं, लेकिन वो क्वालिटीज आती कहां से हैं, वो क्वालिटीज हमारे अंदर पहले से पहले जीन्स मम्मी पापा ने मान लीजिए वातावरण से उठाया और फिर बालक के अंदर बाय हेरिडिटरियल मेथड, हेरिडिटी से ट्रांसफर हुआ, आनुवंशिकता के द्वारा वो जीन्स लेके गए, अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हुआ। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में मिलिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई। नेक्स्ट हम लोग को लेना है यूरी ब्रोफेन ब्रेनर का सिद्धांत। यूरी ब्रोफेन ब्रेनर का सिद्धांत, यूरी ब्रोफेन ब्रेनर का सिद्धांत। यूरी ब्रोफेन ब्रेनर का सिद्धांत, यूरी ब्रोफेन ब्रेनर का जो परिस्थितिकी का सिद्धांत है, यूरी ब्रोफेन ब्रेनर का, एक सेकंड इसमें एक शब्द और ऐड कर लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर रहेगा। यूरी ब्रोफेन ब्रेनर का पारिस्थितिकी सिद्धांत, पारिस्थितिकी सिद्धांत यूरी ब्रोफेन ब्रेनर का पारिस्थितिक सिद्धांत। ठीक है, यूरी ब्रोफेन ब्रेनर का पारिस्थितिक सिद्धांत समझते हैं। यूरी ब्रोफेन ब्रेनर का जो पारिस्थितिक सिद्धांत है उसमें क्या क्या होता है, एक सेकेंड इसको ऐसे रोकेंगे, ऐसे
देखो पहला हो गया व्यक्ति, इसको समझते हैं, ठीक है, एक एक करके इसको समझेंगे। पहला आपका आता है, इसमें इन्होंने जो पहला स्थान दिया वो दिया व्यक्ति को। मिनट में देख लेता हूं कि इसमें कलर वगैरह आपको सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। व्यक्ति, दूसरा है आपका, सही दिख रहा होगा ना, लघुमंडल, व्यक्ति हो गया, फिर लघुमंडल हो गया, फिर मध्यमंडल आता है आपका, मध्यमंडल, फिर आता है आपका वायुमंडल, वायुमंडल, और फिर आता है आपका वायुमंडल, वायुमंडल के बाद आता है वृहदमंडल, वृहदमंडल, और वृहदमंडल के बाद आपका आता है क्रोनोमंडल, क्रोनोमंडल, रानुमंडल नहीं, वृहदमंडल, क्रोनोमंडल, रानुमंडल कोई नहीं कहेगा, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या हुआ, व्यक्ति है, लघुमंडल है, पारिस्थितिकी सिद्धांत है, मतलब एक पूरा सिस्टम बन रहा है, सिस्टम। तो व्यक्ति है, लघुमंडल है, मध्यमंडल है, वायुमंडल है, वृहदमंडल है और क्रोनोमंडल है। पहले एक एक करके इसको लिखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे चल के फिर से इसको बना लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर रहें। देखो ऐसे, पहला व्यक्ति, व्यक्ति के बाद लघुमंडल, लघुमंडल के बाद, लघुमंडल के बाद मध्यमंडल, लघुमंडल के बाद मधुमंडल, मधुमंडल, मध्यमंडल, देखो व्यक्ति हो गया, लघुमंडल हो गया, और ये हो गया मध्यम, मधु नहीं मध्य, मध्यमंडल, व्यक्ति हो गया आपका, लघुमंडल हो गया, मध्यमंडल हो गया, मध्यमंडल के बाद वायुमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल के बाद वायुमंडल, वायुमंडल के बाद वृहदमंडल, वृहदमंडल, और वृहदमंडल के बाद आपका कौन सा मंडल आता है, क्रोनोमंडल। और एक अपने मन से नहीं जोड़ना है, कौन सा, रानुमंडल, वो अपने मन से बिल्कुल नहीं जोड़ना है। तो इस व्यक्ति में क्या आएगा, कलर चेंज करके लिखते हैं। देखो इसके तीन पार्ट्स, उम्र आएगी इसमें, लिंग आ जाएगा, भाई व्यक्ति की उम्र क्या है, व्यक्ति का लिंग कौन सा है, ठीक है, व्यक्ति की रुचि कैसी है, उम्र, लिंग और रुचि, व्यक्ति की उम्र, लिंग, रुचि। लघुमंडल में क्या आता है, लघुमंडल में क्या आता है, तो लघुमंडल में आता है व्यक्ति, स्कूल, सहपाठी, पास पड़ोसी एसेट्रा, जो कुछ भी आप लिखना चाहो वो इसमें आ जाएगा। मध्यमंडल में क्या होगा, लघुमंडल, लघुमंडल के सदस्य, लघुमंडल के सदस्य आपस में अंतःक्रिया, आपस में अंतःक्रिया, लघुमंडल के सदस्य आपस में अंतःक्रिया करते हैं मध्यमंडल में। अभी मैं इसको एक एक करके आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि व्यक्ति क्या है, लघुमंडल क्या है, मध्यमंडल क्या है और क्या है आपका मध्यमंडल। इसके बाद वायुमंडल पे चलते हैं। वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल में आपके आते हैं टीवी, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, मतलब दूरसंचार, दूरसंचार जो विभाग होता है वो आता है आपका वायुमंडल में। अप्रत्यक्ष प्रभाव जिनका पड़ता है, टीवी, सोशल मीडिया, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। फिर आता है आपका दो इंपॉर्टेंट जो है वृहदमंडल और क्रोनोमंडल। तो क्या होता है वृहदमंडल में वो भी देखते हैं।
वे तत्व जो बालक के अलावा समाज पर भी प्रभाव डालते हैं। वे तत्व जो बालक के अलावा समाज पर भी प्रभाव वे तत्व जो बालक के अलावा समाज पर भी प्रभाव डालते हैं वो कहां आते हैं? वृहद मंडल में आते हैं। फिर क्रोनोमंडल में कौन आता है? इसको चेंज करके लिखते हैं, वे तत्व जो बालक के पूरे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। बालक के पूरे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। क्लियर? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहा आपका पूरा का पूरा यूरी-ब्रोफेन ब्रेनर का पारिस्थितिकी तंत्र। अब इसको समझते हैं हम लोग डिटेल में, ठीक है। पहला आता है आपका व्यक्ति। एक व्यक्ति होता है, उसकी उम्र के अनुसार, उसकी लिंग, उसकी रुचि जिस हिसाब से होती है वो वातावरण में खुद को वैसे ही एडजस्ट करता है। फिर आता है व्यक्ति, स्कूल और सहपाठी, ये आते हैं आपके लघुमंडल में। यहां तक तो बात बिल्कुल समझ में आ रही कि व्यक्ति है, उसकी उम्र, लिंग, रुचि के अनुसार वातावरण एडजस्ट होता है। फिर लघुमंडल, तो इसमें आते हैं व्यक्ति, स्कूल, सहपाठी, बच्चे, जो कुछ भी आप पास पड़ोसी जो कुछ भी रखना चाहें। यहां से समझने का खेला स्टार्ट होता है मध्यमंडल, वायुमंडल, वृहदमंडल और क्रोनोमंडल। मध्यमंडल में क्या है? लघुमंडल के सदस्य आपस में अंतःक्रिया करते हैं। लघुमंडल के सदस्य आपस में अंतःक्रिया करते हैं मतलब कि व्यक्ति की जगह आप बच्चा समझिए, ठीक है। इसको इधर लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका इधर है। व्यक्ति, अब सुनो, व्यक्ति की जगह बच्चा समझो। बच्चे को स्कूल ले जाना, आपस में अंतःक्रिया हुई, बच्चे को स्कूल ले जाना। ये कार्य कहां हो रहा है? ये कार्य हो रहा है मध्यमंडल में। बच्चे को स्कूल ले जाना, ये कार्य कहां हुआ? मध्यमंडल में हुआ। तो बच्चे को स्कूल ले जाना, तो क्या हुआ? व्यक्ति और स्कूल, इन दोनों में आपस में अंतःक्रिया हुई। सहपाठी का व्यक्ति को खाना देना, सहपाठी का अपने मित्र को खाना देना, आपस में अंतःक्रिया हुई, आपस में बातचीत करना, आपस में अंतःक्रिया हुई। तो ये सारी चीजें कहां आई? ये सारी चीजें आ गई मध्यमंडल में। उसके बाद वायुमंडल, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि टीवी, सोशल मीडिया, मतलब ये सब जो अप्रत्यक्ष रूप से बालक को प्रभावित करते हैं। है तो वातावरण का ही पार्ट ना। हमारे आसपास कैसे टीवी चैनल्स खुले हुए हैं, हम कौन सा पेज खोल के हम फेसबुक पे क्या देखना चाहते हैं, ये सारी चीजें हमको अप्रत्यक्ष रूप से हमारे वातावरण का हिस्सा है और हमारे ऊपर प्रभाव डाल रही हैं। तो ये क्या हुआ? ये वायुमंडल का अर्थ हुआ। फिर वृहदमंडल, वे तत्व जो बालक के अलावा समाज पर भी प्रभाव डालते हैं। जैसे हमारा समाज पे क्या प्रभाव डालेगा? सभ्यता और संस्कृति। हमारी सभ्यता कैसी है, हमारी संस्कृति कैसी है? सभ्यता और संस्कृति, ये दो चीजें ऐसी हैं जो बालक के अंदर अच्छी होंगी तो अच्छी होंगी ही होंगी, जो एक बालक को समाज में एक उचित स्थान दिलाएंगी। लेकिन साथ ही साथ आपका जो समाज होगा उस समाज पर भी बहुत तगड़ा प्रभाव डालेंगी, समाज को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाली चीजें हैं ये, जो वृहद मंडल में आती हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा बचता है क्रोनोमंडल। वे तत्व जो बालक के जीवन पर प्रभाव डालते हैं, वे तत्व जो बालक के पूरे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। जैसे माता पिता का ना होना, माता पिता का तलाक हो जाना, ये सारी चीजें हैं। बालक का किसी तरीके से अक्षम हो जाना, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये पूरे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। तो ये भी हमारे वातावरण का, माता पिता का ना रहने या फिर माता पिता का तलाक पूरे जीवन भर बालक के ऊपर असर डालेंगी। माता पिता का तलाक, क्योंकि किसी भी पेरेंटिंग में दो लोगों का रोल होता है, किसी एक से भी उसकी पेरेंटिंग कंप्लीट मानी नहीं जा सकती है, ठीक है। तो अब आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यूरी-ब्रोफेन ब्रेनर का पारिस्थितिकी सिद्धांत, व्यक्ति है, उम्र है, लिंग है, रुचि है, व्यक्ति, स्कूल, सहपाठी, लघुमंडल में, मध्यमंडल में लघुमंडल के सदस्य आपस में अंतःक्रिया करते हैं। तो लघुमंडल के सदस्य कैसे आपस में अंतःक्रिया करते हैं ये मैंने आपको समझा दिया। व्यक्ति, स्कूल, एक बच्चा है, बच्चे को स्कूल ले जाते हैं, सहपाठी स्कूल में उसको खाना देता है, उसकी पढ़ाई में मदद करता है। फिर लघुमंडल के सदस्य आपस में अंतःक्रिया करते हैं। मध्यमंडल, वायुमंडल जो अप्रत्यक्ष रूप से
बालक के ऊपर प्रभाव डालता है। वृहद मंडल वे तत्व जो बालक के अलावा समाज पर भी प्रभाव डालते हैं। क्रोनोमंडल वे तत्व जो बालक के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। सभी को विद एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको ये सभी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ परिभाषाओं के साथ। वहां पे हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे। आपको मैं पहले से वो परिभाषाएं जैसे आपकी 4 टॉपिक्स हो गए, मनोविज्ञान का इतिहास, शिक्षा मनोविज्ञान और वंशानुक्रम और वातावरण। इतनी सारी चीजें आपकी हो गई हैं। इनसे जुड़ी जो भी परिभाषा है, क्योंकि परिभाषाओं का आपके एग्जाम में एक अच्छा रोल रहता है, तो कल की क्लास में हम लोग ये सारी परिभाषाएं कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।